अस्सलाम वालेकुम। गुले चारों का माश में मेहमानदार मुसव्वरी बलोच पति में प्रोग्राम में कराची को शुमेद मसारी गुले चारों का हंचुके शुम जानत के माए प्रोग्राम हमा नामदारे मरदमा शुमेद मकारे के आहा या हनी कहूल मरदमा कराची देम रवी यात्रा एक मजनी किरदार अदा कुता। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का जो है मतमा नज़र वो ये है कि हम उन फर्जंदाने कराची को आपके सामने लेके आते हैं कि जिन्होंने कराची को अपनी आंखों के सामने फलता फूलता देखा, और न सिर्फ फलता फूलता देखा बल्कि इसकी तामीर और तरक्की में किसी भी शोबे में अहम किरदार अदा किया। हमारे आज के जो मेहमान हैं, पहले सस्पेंस, उसके बाद हम उस मेहमान का नाम लेंगे। उन्होंने मैट्रिक जो है वो खारादर मदरसा इस्लामिया से किया, इंटर उनका जो है SM कॉलेज से, फिर उन्होंने BA और BEd कराची यूनिवर्सिटी से करने के बाद वो अमली ज़िंदगी में आए और फिर अमली ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए। ज़्यादातर उनके कारनामे जो हैं वो इंसानी खिदमत के साथ जुड़े हुए हैं। मसलन इकरा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट काम किया, वेलफेयर ट्रस्ट था। अब्दानी फाउंडेशन कायम किया जिसके तहत एजुकेशन, हेल्थ और वीमेन एम्पावरमेंट का जो है वो अभी तक ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं। फिर वो ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के साबका जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एजुकेशन कमेटी हैं। इंटरनेशनल रोटरी क्लब इंडस वैली के सदर हैं। आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी रह चुके हैं। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ जो है वो मेंबर हैं। और फिर उनके बहुत सारे तालीमी इदारे जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं जिनका एक मयार है, एक नाम है अपने अपने इलाकों में, और उनका एक हल्का असर है, उनके अंदर वो इन्हीं के ज़ेर इंतज़ाम चल रहे हैं, जिसमें HM पब्लिक स्कूल है, HM प्रोग्रेसिव स्कूल है, ईडन ग्रामर है, HM टाइनी टोर्स है। और हमारे मेहमान जो हैं, सस्पेंस करते हैं ख़त्म, अब्दुल मजीद अब्दानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। वी वेलकम यू टू आवर प्रोग्राम। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम आपसे गुफ्तगू करने वाले हैं और आज आप जानने वाले हैं कि कराची के अंदर जो है वो एजुकेशन जो है उसके बिगाड़ का सबब क्या बना। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपका अपना ख़ानदान जो है वो कराची में कब आके आबाद हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और वस्ट TV का शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे जैसे लोगों को आपने अहमियत दी, सीनियर सिटीज़न और जो हकीकी मानों में इस मुल्क का सरमाया है, मेरी तरह के लोग जिन्होंने पाकिस्तान को आज उस वक्त देखा जब इंडिया से माइग्रेट करके आए। मैं 3 साल का था उस वक्त मैं पाकिस्तान आया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा, मेरे वालिद वगैरह यहाँ पर आकर खाराते में सेटल हुए। सेटल होने के बाद उस ज़माने के मासूम लोग ऐसे थे कि जब कराची के अंदर ये जितनी ज़मीनें, फ्लैट वगैरह, लोग जो थे, एक लूट का बाज़ार गर्म था। लेकिन मैंने देखा कि मासूम लोग जो इंडिया से यहाँ पर आए, उन्होंने इस लूट के बाज़ार को एक मुफ्त का समझ के इन लोगों ने काबिज़ नहीं हुए। वो अपनी अपनी हिसाब से, किसी ने 1 फ्लैट रखा, किसी ने 2 फ्लैट रखे, किसी ने 4 फ्लैट रखे, और इतने मासूमाना अंदाज में इन्होंने अपनी अपनी जितनी उनकी जगह थी इतनी यहाँ पर आकर उन्होंने जगह घेरी। ये बड़ा प्लस पॉइंट है। और खारादर का वतीरा ये रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेमन बरादरी थी वो आकर खारादर में रही। यहाँ तक कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मोहसिन सर आजम जी हाजी दाऊद जो कि पाकिस्तान बना तो उन्होंने ब्लैंक चेक दिया था कायदे आज़म को कि आप ये ब्लैंक चेक ले लें और अपनी मैशत को ठीक करें। वो भी खारादर में आकर उन्होंने क़याम किया। जितनी बड़ी बड़ी बरादरियाँ थी। अच्छा, खारादर, जब खारादर का हम नाम लेते हैं उस वक़्त का, तो उस वक़्त का खारादर या ओल्ड एरिया वो ज़्यादातर जो है वो लियारी के अंदर ही आता था। अच्छा जी, जाहिर बात है जब आप यहाँ पर पाकिस्तान में उस वक़्त आए होंगे, आपके बड़े बूढ़ों ने बताया होगा कि इस वक्त यहाँ पर ज़्यादातर बलोच जो है ना वो लोगों की आबादी थी। तो यहाँ के जो मकामी लोग थे उन्होंने ये जो हिजरत करके आने वाले लोग थे उनको किस तरह इस्तकबाल किया? उनका क्या मतलब उनका रवैया वो प्यार भरा था, शफकत भरा था, मोहब्बत भरा था? जितने मकामी लोग थे इन्होंने अपने अपने जितने भी इदारे बने हुए थे, जो कच्ची मन बिरादरी थे, ओखा मेमन स्कूल थी, मदरसा इस्लामी स्कूल थी, सर हाजी अब्दुल हारून का जो मुसाफिर खाना बना हुआ था,
तमाम के तमाम लोगों ने अपने अपने ये इदारे खोल दिए, उनको पनाह दी। पनाह सिर्फ नहीं दी, पनाह देने के साथ साथ उनको खाने पीने की तमाम चीज़ें मुहैया की। मुहैया करने के बाद उनको बाकायदा रहाइश के मामले में उन लोगों ने सेटल किया। क्या मोहब्बतें थी, क्या क्या लोगों के अंदर इंसानियत थी, क्या वो वाकई लग रहा था कि हम अपने ऐसे मुल्क में आए हुए हैं, इतना बड़ा इंडिया छोड़कर। जब हम पाकिस्तान में आए तो ऐसा लगा कि हम अपने घर में आ चुके हैं, इतनी मोहब्बतें मिली इसे। लेकिन रफ्ता रफ्ता पता नहीं इस मुल्क को किसकी नज़र लगी, क्या हुआ। और जितनी अब इस वक्त और उस ज़माने को हम कंपेयर करें तो उस वक्त की इंसानियत, उस वक्त का भोलपन, इस वक्त की इंसानियत, इस वक्त का भोलपन बिल्कुल डिफरेंट हो गया, बहुत डिफरेंट माहौल हो गया। और जो माहौल हमने देखा, अल्लाह करे कि वो माहौल दोबारा आ जाए, ताकि लोगों में इंसानियत, लोगों में खुलूस, लोगों के मदद करने का अंदाज़, उस ज़माने की एजुकेशन, उस ज़माने की कराची की सफाई, वो हम अभी तक सोच रहे हैं कि कहाँ गई सब। अच्छा, आप अभी अपने सफाई की बात की, आपकी आंखों ने जो है वो कराची को बढ़ते फैलते देखा। ये जो आपने सफाई की बात की, सफाई का निज़ाम सुना करते हैं कि जो 70 से पहले का कराची था तो वहाँ पर सड़कों पर आपको गंदगी नज़र नहीं आती थी, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल मुबश्शिर साहब सिलसिला ये है कि बाकायदा जमातें, ये जमातों की जमातें आती थी, पानी से कराची धुलता था। बंदर रोड के ऊपर गाड़ियाँ चलती थी पानी की, और पानी से सुबह ही सुबह तमाम पूरे का पूरा बंदर धुलता था। और ये शहर ऐसा शहर था कि वाकई हम फील करते थे कि बॉम्बे वगैरह दुनिया के अंदर कोई ऐसा शहर नहीं होगा जो यहाँ का शहर था। और यहाँ ट्राम वगैरह चलती थी, बसें चलती थी, कोई। अच्छा, ये आपने एक बात की पानी से धुलने वाली, मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बात की। कई लोगों ने कहा जी ये जो पानी से धुलने वाला बात है जो बड़ी मशहूर है, ये ब्रिटिश दौर में तो हुआ करता था, पाकिस्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है। लेकिन कई हमने बुजुर्गों से बात की, वो कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा। क्या आपने भी अपनी आंखों से देखा इस तरह धुलते हुए? देखा अल्हम्दुलिल्लाह, पानी बंदर रोड पूरा खासकर, अच्छा, खासकर पानी के जो बाकायदा टैंकर आते थे धुलता था। और अब ये ट्राम का तो एक तस्वुर रह गया कि वन वे ट्रैफिक था, वन वे ट्रैफिक है, लेकिन ट्राम उल्टे वे से आती थी। कभी हमने नहीं देखा हो कि ट्राम का एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ हुआ हो। और ये बंद रोड पर माशाल्लाह ट्रैफिक रमा दबा, इंसानियत भी रमा दबा, ट्रैफिक भी रमा दबा, सफाई रमा दबा, अखलाक रमा दबा, क्या चीज़ें नहीं थी। आप खाना खाएं तो आपको खाने में मिठास। कितनी खूबसूरत बात कही कि अखलाक, इखलास, एहसास, इंसानियत सब रवां दवां थे। तो इसी तरह ट्रैफिक भी रवां दवां थी, जाम कहीं नहीं था। मतलब कहीं पर भी जो है वो ना ही इखलाकी चीज़ों का, ना ही जो है मादी चीज़ों का कहत पड़ा था। अच्छा सर, ये ट्राम जो है ये कैसी सवारी थी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं अभी जो बात कर रहा था कि मासूमियत की बात बताऊँ आपको, जो बेसिक चीज़ थी कि उस ज़माने में जब स्कूल में एडमिशन मिला करता था 7 साल के बच्चे को, या आप नोट करें, 7 साल के बच्चों को एडमिशन मिलता था। और वही 7 साल के बच्चे जब मैट्रिक में पहुंचते थे, और इस वक्त मेरी तरह के लोग जितने भी उस वक्त की एजुकेशन इन्होंने जो ली 7 साल की एज में, 2 साल की उम्र में लेबर, अब तो लेबर ये चाइल्ड लेबर करा रहे ना। 1.5 साल का बच्चा पैदा हुआ, 1.5 साल का बच्चा कहाँ का इंसानियत का स्कूल में दाखिल करा दिया आप। 2 साल का बच्चे, जो चीज़ आज का 2 साल का बच्चा सीखता है वही चीज़ उस ज़माने में 7 साल का बच्चा पूरी सीखता था। इसका माने उस ज़माने की जो 7 साल की जो एज थी, दैट वाज इनफ एजुकेशन। मतलब सीखने के हवाले से आप एज एन एजुकेशनिस्ट ये कह रहे हैं कि 7 साल की जो एज है उसमें स्कूल में दाखिल करवाएं, वो बड़ी बेहतरीन एज है सीखने के लिए। वो पिछला जो 5 साल में सीखते हैं बच्चे, उससे पहले जो है ना आप बच्चों को कंफ्यूज मत करें, उनको खेलने दें, है ना, ये कह रहे हैं ना आप। ये बड़ी बात है। आजकल तो वाकई ऐसी है कि 1.5 साल 2 साल का बच्चा प्ले ग्रुप में जो है ना वो दाखिल करवा दिया। अब प्ले ग्रुप, मोंटी, फिर नर्सरी, पता नहीं क्या क्या जो है ना वो चीज़ें सामने आ गई। और पहले बच्चा 7 साल में स्कूल में दाखिल होता था, मैट्रिक तक वो अच्छा भला उसके पास नॉलेज आ जाया करता था। ये जो है ना एजुकेशनिस्ट हैं हमारे अब्दुल मजीद अबनानी साहब, बात नोट कर ली जाए, 7 साल बड़ी रीज़नेबल एज है बच्चे को स्कूल दाखिल करवाने की। अच्छा, तो ये पहली में दाखिल होगा फिर बच्चा पहली में, अगर 7 साल का बच्चा पहली में दाखिल होता अच्छा, 5 साल 5वीं तक वो बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, 6ठी में आकर इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। हाँ, लेकिन बेसिक जो चीज़ हमने भी ऐसी हाँ, सीखा। बेसिक जो थी, हमने जब अपनी माँ का एहतराम किया तो हम अपनी ज़बान का एहतराम करते थे सर। और हम
हम गुजराती पढ़ते थे, लोगों ने उर्दू पढ़ा, तो क्या वो आज ऊंचे 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 मकाम पर नहीं है? हमने इंग्लिश को इतना बड़ा दर्जा दे दिया इस एज में। उस ज़माने में इंग्लिश नहीं थी, कोई इंग्लिश नहीं थी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो सिस्टम की बात चली एजुकेशन की, तो 70 से पहले इस पाकिस्तान के अंदर एक तालीमी सिस्टम था, वो था मैट्रिक। और वो इतना अच्छा निज़ाम था जिसमें मैंने किया। इस वक्त कराची में जितने भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल इदारे हैं, जितने की पोस्ट हैं, आप कराची को देख लें, जहाँ पर बड़े बड़े लोग मौजूद हैं उमर रसीदा, वो तमाम ने मैट्रिक सिस्टम से किया है। अगर आज मैट्रिक सिस्टम फेल होता तो उस इतने बड़े मकाम पर न होते। लेकिन हमारी बदनसीब ये कि 70 के बाद सिलसिला ये हुआ कि यहाँ पर जब नेशनलाइज किया गया तो उस वक्त थोड़ा तालीमी बहरान आया। और मेरे हिसाब से हाकिम वक्त ने ये चाहा कि हम 2 तबके बनाएं, एक तबका हाकिम का हो, एक तबका महकूम का हो। तमाम के तमाम पूरे के पूरे पाकिस्तान की एजुकेशन को उन्होंने नेशनलाइज किया, चंदे के इदारे छोड़ दिए। अगर चंदे के इदारे छोड़ने का मकसद ये था कि वहाँ से हाकिम पैदा हो और बाकी पूरी कौम को जो है वो क्या कर दिया गया, महकूम कर दिया गया। दूसरी बात, आप दुनिया के किसी भी ममालिक में चले जाएँ, किसी भी मुल्क में चले जाएँ, तालीम याफ्ता श्रीलंका अपना तालीम का मेयार, इंडिया अपना तालीम का मेयार। पाकिस्तान में 70 के बाद इस वक्त 2 तालीमी मेयार हैं, एक तालीमी मेयार कैम्ब्रिज सिस्टम का, एक मैट्रिक सिस्टम का। कैम्ब्रिज सिस्टम हमारी गुलामाना जहनीत की अक्कासी करता है, इसलिए कि ये सिस्टम आता है बरतानिया से। 100 साल बरतानिया की गुलामी के बाद भी आज भी हम अपने जहन को आज़ाद नहीं कर सकें। क्या हमारे इस मुल्क के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं कि एक तालीम का निज़ाम बनाए? ये तालीम हम मंगाते हैं। बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की और बड़ा अच्छा एक पॉइंट भी उठाया, लेकिन सवाल ये बनता है कि आपका अपना तालीमी निसाब, आपका अपना तालीमी निज़ाम जो आपका है, क्या वो सिलेबस दुनिया जो बदलती दुनिया है उसको मीट करता है? क्या वो आपका सिलेबस, या उस पर भी जो है वो काम करने की ज़रूरत है? यही तो बदनसीबी की बात मैंने कही कि 70 तक तो हमारा ये तालीमी निसाब, हमारा जो मैट्रिक का सिस्टम था वो दुनिया के अंदर मानव सिस्टम था। बड़े बड़े इस वक्त बैरूनी मुल्क में हमारे जितने बच्चे, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर, इन्होंने मैट्रिक सिस्टम के किया। अगर वो मेयार न होता तो आज हमारी ये हालत ना होती। अब ये हालत कैसे दुरुस्त हो सकती है? हालत कैसे दुरुस्त हो सकती है कि अभी माशाल्लाह बड़े बड़े लोग हम यूँ करेंगे। और इमरान खान ने भी ऐलान किया कि पूरे मुल्क में तालीमी सिस्टम में एक करूँगा। जब तक मुल्क का तालीमी सिस्टम एक नहीं होगा, हम ये गुलामाना बंधन से आज़ाद नहीं होंगे। बरतानिया के तालीम सिस्टम को बैन करें। हमारे इस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे एजुकेशन पढ़े हुए हैं, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट पढ़े हुए हैं कि उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आएँ और हम अपना निज़ाम बनाएं। तालीम का निज़ाम गरीब लोगों के लिए भी एक होना चाहिए, अमीर लोगों को एक होना चाहिए। पूरे मुल्क में जब तक तालीम निज़ाम एक नहीं होगा, जब तक आप तालीम मेयार को बेहतर, पूरे मुल्क में जब तक तालीम, ये तबकाती निज़ाम की बात कर रहे हैं कि तबकाती निज़ाम ने जो है वो बेड़ा गर्क किया हुआ है, 2 तबके पैदा कर दिए हैं। मतलब अंडरस्टूड है कि जो कैम्ब्रिज से पढ़ के जाएगा उसने तो बनना है हाकिम, ठीक है, वो आगे CSS करेगा और आगे इधर उधर वो सारे इंतज़ामात जो हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन वो उसके लिए हैं। और जो इस तरफ से आएगा उसने बनना है महकूम। ज़रूरत इस बात की है, बकौल अब्दानी साहब, ठीक है, अब्दुल मजीद अब्दानी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने वादा तो किया है कि पूरा जो ना तालीमी निज़ाम जो है वो एक ही सिस्टम के तहत चलेगा। तो ये वादा जब तक पूरा नहीं होगा हम इसी तरह धक्के खाएंगे। और निसाब कैसे दुरुस्त हो सकता है, उसके लिए तमाम एजुकेशनिस्ट को जो है वो आप इकट्ठा करें, उनसे मशवरा लें, आपका ये जो है ना निसाब वो बेहतर होता चला जाएगा। अच्छा सर, तालीम पर भी फिर दोबारा आएंगे। मैं देख रहा हूँ कि आप बड़े मतलब दिल से बात कर रहे हैं, जोश और जज्बे, आपको दर्द है कि आपका तालीमी निज़ाम जो है पाकिस्तान का बिगड़ा। हाँ, फिर दोबारा मैं आऊँगा इस तरफ, तालीम की तरफ दोबारा आऊँगा। आप अपना नुक्ता बोल दें ताकि भूल ना जाए। नुक्ता ये कहूँगा कि तालीम हम किस तरह आम कर सकते हैं और कौन बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बातें करूँगा। सही है कि भाई किस तरह आम हो सकती है और किस तरह जो है ना वो किरदार अदा कर सकते हैं, इसके बारे में कहते हैं कि मैं बात करूँगा। अच्छा सर, आप जो है कॉलेज लाइफ भी आपने गुजारी, आजकल के भी नौजवानों को देखते हैं, बात आपसे करेंगे कि उस वक्त के जो नौजवान थे और आज का जो नौजवान है उसके अंदर क्या फ़र्क है, सोचने के अंदाज में,
पढ़ने के अंदाज में, मुताला के अंदाज में, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे ब्रेक के बाद। नौजवान ज़रा सामने रहिएगा, देखते हैं कि जी अब्दानी साहब क्या कहते हैं। उस वक़्त के नौजवान मतलब उनका अंदाज़ फ़िक्र ठीक था या आज के नौजवानों का? अगोली चारों का वादे बुता गोंडे उछते उछता पद में शुमे बा बता सारे भी है चला।